गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान के एक नए शो के साथ मैं हूं नजफ राजा और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और हम इस उम्मीद का इजहार करते हैं आज का दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियां, ढेरों बरकतें और आसानियां लेकर आए। और हमेशा की तरह शो में हम आपको पता है कि वेदर अपडेट्स हमेशा शामिल करते हैं, आपको बताते हैं कि मौसम कैसा चल रहा है, फिर कुछ फिटनेस टेक्निक्स भी आपको बताएंगे कि घर बैठ के आप कैसे फिट रह सकते हैं, फैशन ट्रेंड्स पे भी बात करेंगे और साथ ही सोशल इश्यूज जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही खास मेहमान, पीपल्स पार्टी की MNA हैं सहर कामरान साहिबा। उनसे कुछ दिल की बातें करेंगे और उसके साथ प्रोग्राम आपने जो है हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना है। ये जो हमारी ऑडियंस है ना, ये उनकी वाहिद जिम्मेदारी है बिल्कुल कि आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। और सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मजीद देखना चाहते हैं। कॉमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। बिल्कुल, आपकी पसंद नापसंद हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो प्रोग्राम में हम सबसे पहले जानते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल, लेकिन उससे पहले अगर हम कुछ लाहौर को डिस्कस कर लिया जाए, सूबाई दारुल हुकूमत को, जिंदा दिलान के शहर को, तो वो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि स्मॉग की लपेट में है। और सुबह के वक्त आपको लगता है कि पता नहीं बड़ा रोमांटिक सा मौसम हुआ है और धुंध छाई हुई है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये बड़ा खतरनाक वेदर है। बहुत ज्यादा अपना और अपने प्यारों का इसमें ख्याल रखें। आप स्कूल्स के टाइमिंग चेंज हो गए हैं, आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, और लंग्स का ख्याल जो रखना कहते हैं आपने मास्क लाजमी इस्तेमाल करना है, वरना ये स्मॉग बहुत खतरनाक है आपके लिए। और अलार्मिंग इस तरह से है कि अभी तो भरपूर जो सर्दी है उसका आगाज हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि स्मॉग की जो शिद्दत है वो बहुत ज्यादा है। लाहौर जो है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ रहा है, तो ये बड़ा खतरनाक है। मौसम को तफसीलन आपके साथ उसका सूरत हाल डिस्कस करते हैं। मुल्क भर में कहीं बारिश और बर्फबारी हुई तो कहीं बादलों और ठंडी हवाओं ने डेरे जमाए रखे। कहीं सूरज आंखें दिखा रहा है तो कहीं स्मोग ने हर मंजर धुंधला दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पोटोखार में मतला अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में आज मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद फिजाओं की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। कलों के बादशाह स्कर्दू की बात करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 14 और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। लैंडस्लाइडिंग के खतरे के पेश नज़र अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की गई है। और अब आपके साथ जिक्र करते हैं आज़ाद कश्मीर का, जहां ज्यादातर इलाकों में आज बादल छाए रहेंगे। दरियाए नीलम और जेहलम के संगम पर वाक़े मुजफ्फराबाद की बात करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी भर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बलाई अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद, जहां दीगर अजला में मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। और पेशावर का दर्जा हरारत आपको बताएं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 30 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की बात करते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 26 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसहरा, एबटाबाद, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, दीर, हरीपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि इंतजामिया की जानिब से शहरियों को खराब मौसम के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। और अब जिक्र करते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन सूबा पंजाब का, जहां ज्यादातर अजला में आज मौसम खुश्क रहेगा। लाहौर का दर्जा हरारत आपको बताते हैं ज्यादा से ज्यादा 33 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। लाहौर में स्मोक की शिद्दत बढ़ने पर हुकूमत ने
स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:45 बजे मुकर्रर कर दिया। नए औकातकार का इतलाक 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक होगा। असेंबलीज भी क्लासरूम में होंगी। इसके अलावा शहर में आउटडोर सरगर्मियों और हर किस्म की आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी कर दी गई है। आलूदगी के असरात से बचने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात करते हैं। वहां पर कम से कम टेम्परेचर 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। और अब बात करते हैं मुल्तान की। वहाँ पे जो पारा है कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मंडी भाउदीन, जेहलम, मरी, गिलियात और गिरदो नवाब में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर तेज़ हवाओं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं सूबा बलूचिस्तान का मौसम, जहां बेशतर अजला में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में दर्जा हरारत कम से कम 14 और ज्यादा से ज्यादा 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के शुमाली अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं वादी मेहरान का मौसम, यानी कि सूबा सिंध का मौसम, जहां गर्मी की लहर अभी तक बरकरार है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब कराची का दर्जा हरारत आपको बताते हैं कम से कम 24 और ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करें, वहां पर जो टेम्परेचर है दर्जा हरारत कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 31 डिग्री तक जाने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान सूबे के मौसम में किसी खास तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। तो नजफ ने मौसम के मुतालिक आपको डिटेल में बताया कि मौसम किस तरह का रहने वाला है मुल्क भर में। अब हम कुछ बात कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जहां इसने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाया है, इस बात से इनकार नहीं है, इसमें कोई शक भी नहीं है। वहीं पर ज़्यादा देर तक बैठे रहने की आदत की वजह से हम देखते हैं कि बहुत से लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनकी कमर में दर्द है, कंधों और जोड़ों के दर्द हैं, वो इसका शिकार हो गए हैं। ख़ास तौर पर जो लोग लॉन्ग टर्म इंजरीज़ का सामना कर रहे होते हैं वो अक्सर फिजियोथेरेपी की मदद लेते हैं। और एक तहकीक आपके साथ शेयर करते हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मरहले पर कमर दर्द का सामना करते हैं। और 45 ईयर से ज़ायद उम्र के अफराद में जोड़ों के मसाइल का की जो शरह है तकरीबन 60% है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इनसे निजात कैसे हासिल किया जा सकता है? क्या फिजियोथेरेपी ही वाहिद हल है या एक्सरसाइज के ज़रिए से भी आप इस पर काबू पा सकते हैं? इसी अहम सवाल का जवाब जानने के लिए हमने आज अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया है फिटनेस ट्रेनर और जिम इंस्ट्रक्टर हैं हमजा हुसैन भट्ट। हमजा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। हमजा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि लोग जो है ना अमूमन शिकायत करते हैं कमर के दर्द की, कंधों के दर्द की। रोज रोज तो आप फिजियो के पास नहीं जा सकते, लेकिन जिम जा सकते हैं, कोई ना कोई एक्सरसाइज घर पे भी कर सकते हैं। कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कमर और कंधों के दर्द के शिकार लोग बआसानी कर सकते हैं? अच्छा, पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि अक्सर लोगों के माइंड में ये कंसर्न होता है कि मतलब जिम सिर्फ वेट ट्रेनिंग्स के लिए होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसको देखें फिटनेस से रिलेटेड अगर देखा जाए तो वो फिटनेस इंडस्ट्री है आपकी। तो आप जब उधर जाते हैं आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, लेकिन आपका गोल एक होता है कि आपने रिकवरी करनी है। तो आपका जो ट्रेनर है, आपने जो ट्रेनर हायर किया होता है, वो आपको सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा इस चीज़ को, क्योंकि वो आपकी बॉडी को अंडरस्टैंड करता है। उसने आपकी पूरी डिटेल्स चेक करनी है, आपका जो गोल है उसको अचीव करवाना है। उसने आपके मसल को रिकवरी भी करवानी है। मसल की रिकवरी तब करवाएगा वो जब अगर कोई आपका ऐसा कंसर्न है जो डॉक्टर से आप उसके बाद आ रहे हैं, डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया। आज का मौजू हमारा हमजा है कमर दर्द। अब वो मर्दों में भी है, खवातीन में भी है, और कभी कभी ज्यादा एक्सरसाइज करने से भी निकल आता है। लेकिन अभी हम उसको फोकस करेंगे कि नॉर्मली जो आपको कमर में दर्द रहता है, कुछ लोग हैं फिजियोथेरेपी कराते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं वो भी हमें बताइएगा, लेकिन साथ साथ इसकी वजह भी बताइए कि कमर में दर्द क्यों होता है। बेसिकली इससे कुछ ऐसी इंजरीज भी होती हैं, ट्रेनिंग करते वक्त भी कमर में दर्द होता है। दूसरा ऐसे होता है कि आपका एक्सरसाइज का रिकॉर्ड ना होना, आपके पास एक्सरसाइज की कोई हिस्ट्री नहीं है, आपने कभी एक्सरसाइज ही नहीं की है। तो ऐसे जो मौसम चेंज होता है उसके अंदर आपके इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। किसी के नीज के इश्यूज आते हैं, सर्दियों में तो ये मसाइल बिल्कुल बढ़ जाते हैं। और अक्सर लोग जिस तरह कहते हैं कि पट्टे खींचे गए या वो, लेकिन वो शोल्डर्स का आप उसको कह सकते हैं कि जितना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है सर्दियों में आके कि आपके शोल्डर्स
यूज ही नहीं होते उसमें। आप डेली रूटीन में अपने आप को इतना यूटिलाइज ही नहीं करते कि आपको आपके मसल्स की इतनी थेरेपी फील हो कि आप उसको इतना एंगेज करें ड्यूरिंग वर्कआउट या अपनी डेली रूटीन में कि वो आपको हेल्प आउट करें कि मौसम चेंज भी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है कि आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो कि वो हर चीज़ में सर्वाइव कर रही है। ठीक। अच्छा हमजा, ये जो शोल्डर्स का आपने बताया कि जो लोग फिर ट्रेनिंग नहीं करते, मतलब ये कोशिश नहीं करते कि अपने कंधों को थोड़ी सी हरकत दे दें, चाहे बेशक कुछ कहा ही नहीं है थोड़ा से करके, वो क्या कर सकते हैं बैठ के ताकि ये वर्किंग में रहे और सही रहे? कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आप होम ट्रेनिंग में भी कर सकते हैं, घर में खुद ब खुद भी कर सकते हैं। तो वो बड़ा इजी है, आपने किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ आपने मसल को स्ट्रेच करना है, आपने मसल की मूवमेंट करनी है ताकि मसल आपका इतना यूटिलाइज हो कि वो मूवमेंट करते वक्त इतना मसल रिलैक्स हो रहा है, गर्म हो रहा है मसल, जो आपको हीटअप प्रोवाइड कर रहा है, बॉडी में कोई एनर्जी आपकी बूस्ट हो रही है। तो यही एक्सरसाइजेज आप करके दिखा दीजिए हमें, अब ताकि मैं जो हमारी सारा सामान यहाँ पे है, तो व्यूअर्स हैं वो देख सके थोड़ा सा कि उन्हें घर में दिखा बैठ सके। के आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बैक के लिए कि बैक में जिनको इसमें लोअर बैक भी आ जाएगी, लोअर बैक भी आती है, अपर बैक भी आती है। बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो बैक की एक्सरसाइजेज हैं जिसके अंदर हम इस मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो आपके वर्टिब्रास को सपोर्ट करें, हम वो एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपके पोस्टीरियर मसल्स एंगेज होंगे। तो मैं आपको वो डेमो देता हूँ, वो बड़ा इजी है, किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपने मैट को फॉलो करना है, मैट के ऊपर लेटना है और सिंपल पुश करना है अपने आप को। ठीक है, मैं आपको पोस्चर बताता हूँ। पोस्चर का और एंगल का आपने ना लाजमी ख्याल रखना है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका दर्द नहीं भी है तो भी निकल आएगा और देरपा हो जाएगा ये। अब आपकी जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए फ्लोर पे, आपने अपनी नी का एंगल देखना है कि आपकी नी बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए। आपने अपने ग्लूट्स मसल्स जो आपके बैक के मसल्स हैं, आपने उनको पुश करना है ऊपर आते हुए, ये ठीक है, ये आपके ग्लूट्स की एक्सरसाइज है। आप जब ग्लूट्स के मसल्स एंगेज कर रहे हैं वो लोअर बैक को भी सपोर्ट करेगी, लोअर बैक भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके स्टेबिलिटी मसल्स होते हैं बॉडी के अंदर, तो आपने उनको स्ट्रॉन्ग करना जो आपके बैक के मसल्स को हिट करे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक तो ये हो गई, तो ये एक्सरसाइज और ये बड़ी अच्छी बड़ी इफेक्टिव ट्रेनिंग है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो शोल्डर्स के लिए। अब शोल्डर्स के अंदर हम जब आपके शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं, जब आपके शोल्डर्स की ऐसी मूवमेंट नहीं हो रही होती कि आपको नेक में फील हो रहा होता है कि पेन है या कुछ ऐसा है, आप सिंपल सुबह उठ के मूवमेंट करें इसकी, आपका जो शोल्डर है मूव होना शुरू हो जाएगा। अब जब आपका शोल्डर मूव हो रहा है, आप एंटी ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं, तो आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है ताकि आपके मसल्स दोनों तरह से मूवमेंट करें। अच्छा हमजा, सुबह सुबह उठते साथ ही ना किसी की नेक भी बहुत स्टिफ हो जाती है शोल्डर के कुछ लोगों को बड़ी अच्छी खासी पेन निकल आती है, और उसके साथ साथ जब आप स्ट्रेच करते हो तो कुछ गलत ही स्ट्रेच हो जाता है जिसकी वजह से वो और ज्यादा नेक में पेन आ जाता है। ये देखें, इसके अंदर ना एक्सरसाइज के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव रेंज ऑफ मोशन होती है। आपने उसमें देखना है कि आपका पॉजिटिव पोस्चर क्या है, नेगेटिव पोस्चर क्या है। ठीक है। अब उसमें होता है जब एक मसल आपका फुल स्ट्रेच हो रहा है, जैसे मैं शोल्डर को स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये आपका शोल्डर स्ट्रेच हो रहा है। अब जब इसमें स्ट्रेच कर रहा हूँ तो ये आपका पॉजिटिव पोस्चर है। बिल्कुल ठीक है। अब ये पॉजिटिव पोस्चर है जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, ये आपका नेगेटिव पोस्चर है। अच्छा ठीक है, आपने यहाँ पे भी मूव करना है, ऊपर की तरफ भी मूव करना है, ताकि आपके दोनों मसल्स बैक लैट्स के और बैक डेल्टॉइड और साइड डेल्टॉइड दोनों एंगेज हो। तो नेक का भी बताइए ना, ये तो आपने शोल्डर का बता दिया। फॉर एग्जांपल आपकी नेक स्टिफ है, नेक बेसिकली आपका शोल्डर का पार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर आता है, इसके ऊपर आता है शोल्डर। आपने देखा नहीं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके यहाँ से कुछ कॉलर्स निकले होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, वो इसी में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके अंदर हमने नेक की मूवमेंट करनी है, तो नेक के अंदर भी हम साइड बाय साइड मूव करेंगे, ओके ऐसे, और फिर ऑपोजिट साइड पे ऐसे। अब इसके अंदर आपने अपने ऐसे शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है नीचे की तरफ। अब आपने मूवमेंट करनी है इसके अंदर भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरीके से, ताकि आपके सारे मसल्स एंगेज हो बॉडी के। अच्छा हमजा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मर्दों में तो कम सुनी जाती है, खवातीन को आर्थराइटिस का बहुत इशू होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है या जॉइंट्स का इशू हो जाता है, तो उन वो एक्सरसाइज करने से ना डरती हैं, घबराती हैं कि भाई मैंने अब अपनी हड्डी या मसल यूज कर लिया तो पता नहीं और कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। उनको क्या कहना चाहेंगे और उनके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए कि वो घर बैठ के आर्थराइटिस के साथ भी वो एक्सरसाइजेस कर सकें? बेसिकली इसमें होता ये है कि मतलब हमारे पाकिस्तान के अंदर तो काफी अब जाके थोड़ा सा इंप्रूव करना शुरू हुआ है कि लोगों को थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि फिटनेस भी कोई चीज है, कि लोग जिम या किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए कि उनको पता है कि हमने अब कुछ ना कुछ करना है। अब कुछ ऐसी फीमेल्स या मेल्स भी ऐसे होते हैं जो डरते हैं कि यार कोई और ज्यादा मसला ना प्रॉब्लम बन जाए, तो उसके अंदर अब जिस तरह नीज का किसी का इशू है तो आपने अपने मसल्स को देखना है। अब सिंपल बैठते हैं ऐसे, ठीक है, अब इसके अंदर भी जब आप नीचे बैठ रहे हैं आपने अपनी टोज को ऐसे स्ट्रेच रखना है, आपका
काफ्स मसल स्ट्रेच हो रहा है, आपका क्वाड स्ट्रेच हो रहा है, आपने इसकी स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक ये, है। ठीक है। अब आपने जब क्वाड्स की स्ट्रेचिंग कर ली है, आपने आगे की तरफ जाना है। ये अब Okay. इसके अंदर भी आप स्ट्रेच कर रहे हैं। ये हमजा ज्यादा जा सकते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल है, आप जहां तक जा सकते हैं आप शुरू में वहां तक ही जाए, क्यों हमजा ये भी बताना जरूरी बिल्कुल है। ऐसे ही है। ठीक है, ये कैटेगरीज आती हैं, इसके अंदर आप मैक्सिमम पीछे की तरफ आप जाएंगे। आप बिल्कुल अब ठीक इसके है। अंदर भी जाके आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करेंगे। ओके ठीक है। अब आपकी स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। आप स्ट्रेचिंग करेंगे, आप अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं भी कर रहे, अच्छा आप अपने आप को हमजा stretch ये भी कर रहे बताएं कि मतलब लेग्स की ट्रेनिंग जब आप करते हैं, जी। थाइस को जब आप ट्रेन करते हैं, हैमस्ट्रिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है, जी। इसके बाद क्रैम्प्स जो है ना वो 2-3 दिन आपको बड़े महसूस होते हैं, आपका चलना फिरना सीढ़ियां चढ़ना तो भूल ही जाए और आप। आपका गैप अच्छा। भी आ जाए ना एक्सरसाइज में तो भी क्रैम्प्स आ वो भी जाते अच्छे हैं। खासे। तो हमजा ये स्ट्रेचिंग जो है उसके बाद बेनिफिशियल है? सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग है, और क्रैम्प्स पड़ना हेल्दी लाइफस्टाइल है। अच्छा बिल्कुल ठीक है, वो हेल्दी इससे है, यानी उसके बगैर आपको पता नहीं चलता कि आपको इससे यानी ट्रेनिंग कर रहे घबराने हैं। की जरूरत नहीं है, घबराने की आपको जरूरत नहीं क्रैम्प्स है। पड़ भी गए तो कोई बात नहीं। ये आपको, अब हमें इतनी आदत हो गई है कि हम मोटिवेट करते हैं अपने आप को, हमें आदत पड़ चुकी है इस चीज की, हमें एंगल मजा चेंज आता है। करते हैं कि आप एंगल जो है चेंज ना करते हैं ऐसे अपने आप के अंदर, बॉडी के अंदर खुद चैलेंज लेके आते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा हमजा इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा, कभी कभी आपका मस्कुलर पेन इतना ज्यादा हो जाता है कि आपके फिंगर्स तक वो चीज आ रही जी। होती है, तो उसके लिए मतलब आप रात में मौजूद हैं, घर पर हैं, तो आप उस पेन के रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं? मैम देखें, कोई भी ऐसा मसल जोन सा है जिसमें आपको पेन फील होना शुरू रहती है एक्सरसाइज के बाद, आफ्टर तो एक्सरसाइज उसमें आपको सबसे पहले जो पोस्चर है वो एक्यूरेट होना चाहिए कि आप एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं, ठीक उसके है। अंदर आपका एंगल कोई गलत तो नहीं हो रहा। आप देखें बॉडी के अंदर डबल मसल्स हैं, जिस तरह शोल्डर यहाँ पे डेल्टोइड है, यहाँ पे भी डेल्टोइड है। बिल्कुल आप हम अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें Equal हो। शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखना चाहिए तो अगर दोस्तों। किसी एक जगह पे पेन आ रही है तो वो हमारा एंगल ठीक नहीं है, जिस वजह से आ रहा है। हम अब रात के टाइम जब आप कह रही हैं कि रात को जो इशू है, अब पेन फील कर रही हैं हाँ। आप, तो आप उसके लिए पेन किलर ले सकती हैं। अच्छा, लेकिन वो सिर्फ रिकवरी के लिए, आपने उसकी आदत नहीं डालनी। डेली बेस पे आपने अच्छा हमजा जिस तरह आपने बात की, लोगों में बड़ा शौर आ गया है, तो अब लोग बड़ा जानना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जिम में हमें ये मनासिर देखने को मिलते हैं कि कुछ को ज्यादा शौर आ गया, वो ऐसी ऐसी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जो ना हमने कभी देखी है ना सुनी है। उनको भी कोई मैसेज दे दें, फिर बेचारे वो पेन्स लेके बैठे हो होते हैं, सकता है 10 उज़ैर दिन उनका बाद वो कोई जिम आते हैं तो गोल हो। उनसे पूछें क्या मसला था, तो वो कहते हैं पेन निकल आई थी। उनका कोई देखिए गोल इसमें ऐसे होता है कि आप जब जिम कर रहे हैं तो अपने आप को ऐसा फील ना करवाएं कि आप लोग एक्सपर्ट्स हैं। हाँ जी, जिसका ये बहुत काम- जरूरी है। जिसका काम उसी उसी को को साजे। ठीक है, हम बिल्कुल लोग ठीक है। एक्सपर्ट्स हैं। अगर हम लोग वहां पूछ पे लें, हैं, आप आप पूछें तो सही। हम लोग नॉलेज शेयर करने के लिए ही वहीं पे हैं। बिल्कुल ठीक। तो और यार हमजा ये भी तो हो सकता है ना कि वो मतलब जिस तरह से माशाल्लाह फिट है, वो आते भी घबराते होंगे, पता नहीं हम पूछ लें तो ना ना माइंड ही ना देखिए, कर जाए। हम लोगों ने फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी बिल्कुल ठीक है, है। तो हम लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे, वरना इस अच्छा हमजा तरह मुझे ये बताइएगा, मर्दों और खवातीन की एक्सरसाइज में ये तो पता है कि डिफरेंस होता है, जी। वेट का होता है, लेकिन वैसे एक्सरसाइजेज मर्दों और खवातीन की एक जैसी होती हैं? मैम फीमेल्स की एक्सरसाइज ज्यादा होती हैं, ज्यादा होती हैं? ज्यादा होती है, अच्छा इनकी ज्यादा एक्सरसाइज क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। नो डाउट। तो हमने जब ट्रेनिंग करवाते हैं, हम मेल्स को भी करवाते हैं, फीमेल्स को भी करवाते हैं, तो पावर्स, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ फीमेल्स में भी होती है, मेल्स में भी होती है, लेकिन कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं। एक्सरसाइजेज सेम भी होती हैं और एक्सटेंड भी हो जाती हैं। एक्सटेंड भी होती हैं और वेट का भी फर्क Weight होता है, का भी फर्क ऑब्वियसली होता है। खवातीन जरा बिल्कुल वेट ऐसे ही। उठाना भी पसंद। ठीक बिल्कुल। है। अच्छा हमजा उसके अलावा हमने लोअर बैक की भी डिस्कस की कि जी। किस तरह से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, शोल्डर नेक आ गया, कुछ लोग जो विंग्स लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा विंग्स की जो कि जरूरी पार्ट है, लगाना भी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। उसमें भी बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, और बिल्कुल। क्या वो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए एंगल का कि एग्जैक्ट वहीं पर वेट आए आपका? देखें, मशीन के ऊपर बैक लगा रहे हैं, लेट्स मसल्स एंगेज कर रहे हैं, तो उसके अंदर स्ट्रेचिंग, आपका मसल जब नीचे अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो वो स्ट्रेच हो रहा है, वो नेगेटिव पोजीशन है आपकी अगेंस्ट द ठीक है। ग्रेविटी, तो वो उसमें आपको मसल के ऊपर प्रेशर आना ही आना है। ठीक है। अगर कुछ लोग, सबसे ज्यादा पेन आती है लोगों को डेडलिफ्ट करते डेडलिफ्ट हुए। में, यस। अब डेडलिफ्ट का पोस्चर हमेशा एक्यूरेट, यहाँ टी बार लगा रहे होते हैं तो बिल्कुल, अब उसमें पोस्चर आपने अपनी बैक का बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अब मैं आपको पोस्चर बताता हूँ। यस, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ये क्योंकि बहुत back- सी एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व हैं इससे। ये डेडलिफ्ट का पोस्चर है, इसमें पोस्टीरियर मसल्स फुल बॉडी के इन्वॉल्व हैं आपके। है। पोस्टीरियर आपके बैक के मसल्स होते हैं। तो आपने जब अपना पोस्चर देखना है, तो आपने सबसे पहले अपना पोस्चर अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर्स, आपने अपनी टोज को वाइड करना है। ठीक है। मैं इस तरह आपको फ्रंट पे दिखाता हूँ। हाँ जी। ये अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर्स आपकी टोज वाइड होंगी। अब इस वाइड
पोस्चर के ऊपर आपने जब बैक को स्ट्रेट करना है तो आपने अपनी पहले शोल्डर प्लेट्स को टाइट करना है पीछे की तरफ, और फिर आप नीचे की तरफ जब जाएंगे तो आपने नीज को लाइट सा बेंड करना है। अच्छा, नीचे बहुत ज्यादा बेंड नहीं करना। ज्यादा बेंड नहीं करना। कुछ लोग तो हमजा वो हमने देखा रॉड भी यहाँ मार रहे थे। हमजा ये बताइएगा प्रेशर कहाँ पे पड़ना चाहिए, बैक थाइस पर? इसमें हैमस्ट्रिंग आपका सेकेंडरी ठीक है, मसल हो जाएगा, ठीक है, आपके बैक को पुश करेगा ऊपर आने के ठीक है, लिए। ठीक है। तो पोस्चर आप जब नीचे जा रहे हैं तो ठीक ये है। नीचे जा रहे हैं, अब इसमें आपका हैमस्ट्रिंग कंटिन्यूअसली स्ट्रेच है। बिल्कुल ओके, ठीक है। ओके। अब आप ऊपर आएंगे तो स्क्वीज करना है अपनी फुल बैक को, फुल बैक ताकि आपको आपकी बैक फील कर अच्छा पाए हमजा, कि ये आप भी कर रहे हैं। हमें शॉर्टली ये बता दें कि इस ट्रेनिंग में आपको बेल्ट का कितना यूज करना चाहिए अगर आप थोड़ा सा हैवी वेट कर रहे हैं? जी, बेल्ट नेसेसरी है, नेसेसरी आपकी है बॉडी के लिए। मतलब ये ऑप्शनल नहीं है? ऑप्शनल नहीं है। आपका बिल्कुल ठीक। पोस्चर ठीक हो, आपका वेट ज्यादा अगर आप लिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी बॉडी पे रिस्क ना लें, आप बेल्ट को जरूर पहने। तो ये हमजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि आप बिल्कुल रिस्क ना लें, जो चीज़ें आप उनको इस्तेमाल करें, आप ज़्यादा तीसमार खान मत बने, आप बेल्ट का यूज़ करें क्योंकि आप हैवी वेट लगा रहे हैं और कमर की जो पेन है वो एक बार निकल आए तो फिर बड़ी लंबी चलती है। तो ये हमारा सेगमेंट था, उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे कहीं पर भी जाकर। बोल देते हैं हमजा आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। तो एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं वो आपके लिए हमने रखे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खवातीन में तेज़ी से मकबूलियत पाने वाले नेल आर्ट की तारीख की अगर हम बात करें तो ये कदीम मिस्र से शुरू होती है, जहां खवातीन अपने नाखूनों को कुदरती रंगों से रंगती थीं और ये उनके लिए एक स्टेटस सिंबल का दर्जा भी रखता था। और उसके बाद चीन में भी नेल आर्ट का रिवाज आम हुआ, जहां खवातीन सोने और चांदी के नाखूनों से अपनी हैसियत का इजहार करती थे। बिल्कुल उज़ैर, ये तो आपने बता दिया। वेस्ट की बात करते हैं तो 20वीं सदी के आगाज़ में नेल पॉलिश की इजाद के बाद नेल आर्ट ने तेज़ी से फैशन इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। 1920 की दहाई में नेल पॉलिश की मकबूलियत बढ़ती गई और मुख्तलिफ रंगों और डिज़ाइन के तजर्बे हुए और इसके अलावा नेल आर्ट की सनत में इजाफा होता गया। आपको बताते हैं अमेरिका में सालाना अरबों डॉलर नेल आर्ट पर और नेल केयर पर खर्च किया जाता है, अरबों डॉलर। ज़बरदस्त। पाकिस्तान में भी नेल आर्ट का जो रुझान है ये तेज़ी से बढ़ा है और सोशल मीडिया पर नेल आर्ट के ट्यूटोरियल्स, वर्कशॉप्स और ऑनलाइन बिजनेस ने इस आर्ट को यहाँ भी मकबूल बनाया है। आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ फैशन इवेंट्स और शादियों में भी नेल आर्ट का इस्तेमाल अब तो फैशन का लाजमी हिस्सा समझा जाता है। बिल्कुल, और इसी हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है गेस्ट को। मारूफ मेकअप आर्टिस्ट हैं, नेल आर्ट भी करती हैं बहुत खूबसूरती से और हाथों को सजाना जानती हैं। उनसे जानेंगे नेल आर्ट है क्या और इसकी टाइप्स क्या हैं, कौन से टूल्स हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमारा शहजाद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अमारा, नेल के हवाले से सबसे पहले बताइए कितनी टाइप्स होती है, क्योंकि हम बहुत सारी टाइप्स सुनते हैं कि ये फेक हैं, एक्रेलिक्स हैं, ये है जेल पेंट है, क्या है, लोगों को बताइए। नेल आर्ट में डिफरेंट मतलब के हैं, उसमें एक्रेलिक्स में भी आ जाता है और जेल एक्सटेंशंस भी हैं, लेकिन जेल एक्सटेंशन से ये है कि आपका जो नेल है वो कम डैमेज होता है। अच्छा, जेल और जो एक्रेलिक्स हैं, जाहिर बात है हमारे नेल को ब्रीथ नहीं कर सकता जब उसके ऊपर एक्सटेंशंस काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लगी रहती हैं। तो एक्रेलिक्स में आपका नेल जो है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, वो भी इसलिए कि उसको प्रॉपर केयर से किया नहीं जाता। बिल्कुल, ये बड़ी उज़ैर आज के नाखून भी सांस ले। बिल्कुल एग्जैक्टली। उज़ैर आज का ये सेगमेंट बड़ी आपके लिए interesting बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मेरे ठीक लिए है? किस तरह से है वो क्योंकि अभी बताओ। आपको हम बताएंगे, सिखाएंगे। अच्छा, आइए चले चलते जाएं हैं आप। वहाँ पर और आपको बताते हैं कि किस तरह नेल लगे हाथ आप भी बनवा लें, नजफ अगर हो सके। मेरा हुआ हुआ है। नेल आर्ट कैसे परफॉर्म करना है और हमारे पास ये क्या क्या टूल्स हैं इस वक्त हमारा। अच्छा देखें, जब भी आप नेल आर्ट करवाने जाती हैं तो सैलून वालों को इसकी अवेयरनेस जो है वो उसकी क्लीनेस से होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि हाइजीन है या नहीं है, स्टेरलाइज करना चीजों को, ये बड़ा जरूरी है। और जब तक हम आपका जो नेल है उसको क्लीन नहीं करते, उसको प्रेप नहीं करते, अगर मेकअप करते हैं तो प्रेपरेशन जरूरी है। ठीक है, हेयर के लिए प्रेपरेशन जरूरी है। इसी तरह हमारे नेल की क्लीनेस, हाइजीन का ख्याल ये करते बड़ी आपने हुए इंपॉर्टेंट बात की है, क्योंकि बिल्कुल। मेकअप के लिए तो हम प्रॉपर अपने फेस को प्रेप करते हैं, लेकिन नेल ठीक आर्ट है। के लिए भी आपके नेल साफ होने चाहिए, हाथ साफ साफ होने चाहिए, अदरवाइज फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, Okay. आपके नेल की ग्रोथ रुक सकती है। अभी आप क्या अप्लाई कर रही हैं? अभी मैं पहले बेस कोट अप्लाई करूंगी। बेस कोट, ठीक है। और बेस कोट अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो हम क्यूटिकल्स वगैरह नीट करते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है तो हमने क्यूटिकल्स हाँ। नीट नहीं किए। बेसिकली जो हमारा नेल है वो क्यूटिकल वाले पार्ट से ही ग्रोथ करता है। अच्छा अच्छा, सम टाइम ये होता है, ये इसको ना इसमें यूवी लैंप में ही हमें करना पड़ता है।
यूवी लैंप में हम ये में करेंगे इसको हम और ड्राई कर इससे सकते हैं, अदरवाइज ये ड्राई नहीं होता। ड्राई नहीं होता। और अभी आपने बेस कोट अप्लाई किया हाँ है जी, हम और हम क्या करने क्या चाह, अच्छा मुझे ये बताइएगा साथ साथ हमारा कि आपके पास जितने भी आते हैं क्लाइंट्स वो कौन से कलर्स के लिए बात करते हैं कि हमें इस कलर के कॉम्बिनेशन के नेल्स चाहिए? जिस तरह अभी मैं देख सकती हूँ कि आपने ब्लैक और रेड का कॉम्बो बड़ा अच्छा किया हुआ है, खूबसूरत लग रहा है, राइट? अब मैं इनका कैटाई करूंगी और इस तरह का कलर उज़ैर कंप्लीटली स्पीचलेस। नहीं, मैं वो देख रहा हूँ कि उस मशीन में से ना ब्लू रेस निकल मैंने रही आपको कहा हैं। आज ये आप बताएं हमारा ये सीखेंगे। मशीन किस तरह से काम करती है? ये इसकी क्योंकि जो blue- नोट चेक करने वाली मशीन है ना उसमें से भी ब्लू लाइट निकल रही होती है। नहीं ये सिर्फ ना बिल्कुल, ड्राई ये करती है जो- क्योंकि जेल पेंट होता है तो ओके, इसको ड्राई ये जल्दी वैसे कर ड्राई देती नहीं है। होता, तो हाँ। इसको ये लाइट की जो रेज होती हैं वो इसको ड्राई करती हैं। अच्छा मुझे बताइए कलर कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे थे कि कौन से ज्यादा कलर कॉम्बिनेशंस आपके पास आके सोल्ड आउट होते हैं या कहते हैं क्लाइंट्स कि हमें ये चाहिए? अगर ज़्यादातर जो ऑफिसेज की जॉब करती हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं वो तो सॉफ्ट कलर ही लाइक करती हैं ताकि वो उनके हर ड्रेस के साथ चले जाए। और अभी हम इनका भी जो कैटाई करना जा रहे हैं आज नेल पेंट, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जैसे पहले के फ्रेंच नेल स्टिप जो थी वो ज़्यादा चलती थी। अच्छा। अब ज़्यादातर अगर जेलिश में देखा जाए, अगेन अभी आप आपने इसमें इन्हीं के रखना है। नेल्स के ऊपर अच्छा हमारा आर्ट करेंगे। ये भी हमें लगे याद बता दें कि ये सिर्फ फैशन के लिए है या इसका कोई और पर्पस भी होता है, हेल्थ से रिलेटेड या नहीं, उसकी it's नाखूनों just के? fashion. Just सिर्फ for fashion? fashion Just भी। fashion. हाँ, हेल्थ से ये कह सकते हैं अगर आपके क्यूटिकल बहुत डीप कट गए हैं, बहुत डीप कट गए हैं तो आपके नेल की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। लेकिन देखा ना उज़ैर जब फिर उसमें- एक्सपर्ट का जवाब उन्होंने फायदा भी बता दिया कि पर्पस और क्या हो सकता है। आपको हाँ जी, क्यूटिकल्स मैं आपको यही बताने लगी हूँ कि क्यूटिकल्स की जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बात जी। की, हाइजीन की बात की, सबसे पहले ये आता है। उसके बाद आपकी मर्जी, आप नेल आर्ट उस पे कराओ ना कराओ, लेकिन तो ये सबसे बात आपने मुझे nails पहले जो- क्यों नहीं बताया? पहले मैंने आपके साथ मजाक करना था। अच्छा हमारा भी आप क्या कर रही हैं? अच्छा, ये मैंने कैट आई नेल पेंट इस पे अप्लाई किया है, इसका सेकंड है। शेड, और उसके जरिए मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। जो ओके। जब ये अपने नेल्स को मूव करेंगी तो वो लाइन भी साथ साथ जो है वो ठीक है, मूव करती है, ठीक है। ब्लिंक करती है, और ये बिल्कुल हर ठीक। मतलब कि इनके हर ड्रेस के साथ अच्छा लगेगा। बिल्कुल ठीक। तो नाजरीन अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हम जा रहे हैं, ये तब तक प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि नेल्स कैसे लग रहे हैं। और जैसे कि हमारा ने बताया कि ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, फैशन में है, तो हम देखेंगे कि हमारा हमें कौन से कैट आइज क्या है, जी, ये कैट आई है और कैट आइज नेल्स ब्रेक के बाद दिखाएंगे। वैसे तो अभी वक्त है। गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती है ना वो भी कैट आइज होती है। आपको पता है आई शेड्स में भी कैट आइज होती हैं। तो अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि नेल आर्ट कैसे किया जाता है। जी हमारा आपने मैग्नेट का भी कुछ देर पहले इस्तेमाल किया था, ये आप क्या कर रही हैं? मैग्नेट से कैट आइज क्रिएट की ओके। है, उसके बाद अब मैं ये बटरफ्लाई जो है इस पे रख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने बहुत सारे कम सैलॉन्स में देखा है और इस तरह के मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता हो। ये मैग्नेट से हमारा ने जो है ग्लिटर को थोड़ा सा आगे बाउंड्री की तरफ किया। नजफ मैग्नेट के अलावा क्या यूज किया जाता है? और फिर उसके बहुत बाद सारे ये टूल्स हैं इसके अंदर, जो जैसे कि- नेल पाउडर है, जब हम लिक्विड इसको है। मूव करते हैं तो ये हमारी जो लाइन क्रिएट होती है वो भी इसके साथ साथ मूव ऑन होती है। जबरदस्त। बेसिकली इसलिए हम लोग ये यूज करते हैं। एक क्रोम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल और एक कैट आई। और हमारा ये बिल्कुल ठीक। बेस की ड्यूरेशन क्या है, ये कितने दिन तक चल जाता है नेल ये- आर्ट अगर आप करवाते हैं तो? 3 वीक्स तक चल जाता है। ठीक जो है। आपका नेल आगे एक्सटेंड होता है बस उसको आपको करवाना पड़ता है। या अगर आप कलर से बोर हो जाते हैं तो इस पे आप कोई सा भी सिंपल नेल पेंट लगा के इसको All रिमूवर right. से उतार सकते हैं, लेकिन ये रिमूवर से रिमूव नहीं होता। इसके लिए क्लाइंट को फिर दोबारा वापस आना हमारे दोबारा आना है तो ये हमारे पास परमानेंट ही ये आना तो पड़ता हमारा बड़ा अच्छा लिंक है लेकिन पास- हाँ, ये हमारा परमानेंट जो है ना क्लाइंट बना जो ले। जा रहा है वो आ भी रहा है। जी एग्जैक्टली। अगर बिल्कुल। हम लगाएंगे तो उतारेंगे। ये बिजनेस मॉडल बड़ा कामयाब है। इस तरह का बिजनेस करें जिसने भी करना है। कि क्लाइंट वापस आपके पास हाँ, आए। खुद से ना कर सके। खुद अब से ना आप कर इसको सके। रिमूवर से भी रिमूव करके देख सकते ठीक हैं। है। ये इसकी लुक फाइनल है। ठीक है, ये बिल्कुल रिमूव ओके। नहीं होगा। हम कैमरा में दिखाते हैं। ये तो फिक्स हो गया, किस्मत में लिख दिया गया। अच्छा नहीं उज़ैर, इसके अलावा आपके यूजेज पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपने नेल्स को और हाथ को यूज कर रहे हो, उनकी केयर कैसे कर रहे हो, कहाँ बिल्कुल कहाँ exactly ऐसे ही है। उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सारी जाहिर है अब ये करवा के important नजब ये है। करवा के किसी ने आटा तो गूंदा नहीं। एग्जैक्टली तो ये आपको लेकिन अगर देखना आटा पड़ेगा। गूंद भी लेंगे तो इस नेल पेंट का ये फिर भी फायदा कुछ है नहीं कि होगा ये इसे। रिमूव नहीं होगा। आप जबरदस्त। कुछ भी फिर भी कर कुछ नहीं सकते हैं। होगा। बिल्कुल ये तो exactly। एक बड़ी अच्छी बात होगी। ये फिर मैंने सही कहा है ना कि ये किस्मत में लिख दिया गया। ये बिल्कुल लिख दिया गया है। लेकिन चलो। इनके
इनके नेल्स आप देखें कितने वीक हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी नाइट में जो है वो होम रेमेडी भी हम बता सकते हैं। ठीक है कि ये नाइट में ऑलिव ऑयल और लेमन जूस जो होता है उसको अगर मिक्स करके अपने क्यूटिकल्स पे अप्लाई करती हैं डेली, ऑलिव ऑयल और लेमन जूस को अप्लाई करेंगे। देखिए लेमन जूस जो है वो ऐसा एक्सट्रैक्ट है कि वो स्किन को ड्राई तो करता है, इसलिए हमें अंदर ऑलिव ऑयल भी ऐड करना है ताकि वो उसकी जो क्यूटिकल की स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन रखे, आपका नेल अच्छे से ग्रो हो। और इंशाल्लाह अगर ये 2-3 वीक्स करेंगी तो इनके अपने नेल्स भी अच्छे बहुत जबरदस्त सवाल। आपने तो नाखूनों की सेहत के बारे में भी सारा उसके बताया। अलावा आप विटामिन्स वगैरह भी अपने क्लाइंट्स को बताती होंगी, वो क्या विटामिन्स हैं जो हम मतलब इसके लिए विटामिन ई आप ले सकते हैं और ग्लूटाथियान की जो आजकल बड़ी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है मेडिसिन, उससे आपकी स्किन, नेल्स और बाल तीनों चीजें जो हमारा थोड़ा सा ऑडियंस की तरफ देख के बता दीजिए ताकि ऑडियंस भी आपको डायरेक्टली सुन सके। मल्टी विटामिन्स जो हैं वो आपको इनटेक करनी चाहिए क्योंकि हम लोगों की जो डाइट है वो इस लेवल की नहीं है। बिल्कुल, जो मर्जी भी आप खा लो, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे जो नेल हैं, हमारी जो स्किन की अपर लेयर है और हमारे जो हेयर हैं ये कैराटिन से बने हुए हैं और कैराटिन बेसिकली प्रोटीन है और प्रोटीन मिलती है हमें डाइट से। और जब हमारी डाइट है वो आपको पता है माशाल्लाह कैसी डाइट है हमारी डाइट बहुत डेफिशिएंसीज हैं विटामिन्स को लेके, ब्लड वो मेंस की निस्बत अगर हम कंपैरिजन करें तो ज्यादा है, थोड़ी सी फीमेल में थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है। नाज़रीन, आपने देखा कि नेल आर्ट कितना खूबसूरत और 6 से 7 मिनट में हुआ है। बहुत शुक्रिया हमारा आपकी मौजूदगी का हमें बताने के लिए नेल आर्ट के हवाले से। तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंतहाई अहम सोशल इशू पर। तो निकाह एक मुक़द्दस फरीज़ा है जो इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत और नस्ल इंसानी की बका का ज़रिया है, मगर आजकल के दौर में हम देखते हैं कि कुछ इस तरह के रस्म व रिवाज है जिसकी वजह से निकाह करना बहुत ही मुश्किल हो गया है और धूमधाम से की जाने वाली ये जो मंगनियां हैं, मेहंदियां, मायूं, ये इन्होंने शादी को एक मुश्किल काम बना दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं जो बताती है कि पाकिस्तान में 35 साल से ज़ायद उम्र की 1 करोड़ तकरीबन 1 करोड़ ख़वातीन ऐसी हैं जो जहेज़ समेत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शादी नहीं उनकी हो पाती। पंजाब असम्बली में भी एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें ये इंकशाफ हुआ कि जहेज़ ना होने और गैर ज़रूरी अखराजात के बायस 1 करोड़ 35 लाख लड़कियाँ शादी ना होने की वजह से अपने घरों में बैठी। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से एक प्रोग्राम भी शुरू किया गया जिसको धी रानी का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम के तहत वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इज्तिमाई शादी में नए जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी और हर जोड़े के जो 20 मेहमान हैं उनको खाना खिलाया जाता था, जबकि ज़रूरी फर्नीचर और घरेलू इस्तेमाल के जो बर्तन हैं, कपड़े हैं और दीगर चीज़ें हैं जो घर में ज़रूरत की होती हैं उनको तोहफे में दी जाती थीं। शादियों को हम आसान कैसे बना सकते हैं, बेजा अखराजात और नमूदो नुमाइश को कैसे रोका जाए, ये हमारा आज का टॉपिक है और इसी हवाले से दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है। हमारे साथ 2 खुसूसी मेहमान हैं स्टूडियोज़ में, सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफ ज़ादा साहब और लाइफ कोच डॉक्टर सैयदा तस्मीरा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं वीडियो लिंक पर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान बोथ ऑफ यू। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, डॉक्टर साहिबा बताइएगा कि आजकल तो एक नफसान नफसी का आलम है हम देख सकते हैं, तो निकाह और शादी को कैसे आसान बनाया जाए? उसका जवाब जो है मैं 2 जवाब दूंगी। एक तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक आंसर है और वो ये है कि आप कम्युनिकेशन को ओपन कीजिए। दोनों फैमिलीज़ के माबैन ये कम्युनिकेशन होगी, जिन लोगों की शादी हो रही है उनके दरमियान ये कम्युनिकेशन होगी। मैनेजमेंट जितने खर्चों को बढ़ाने में लगती है वही मैनेजमेंट डिसाइड होगी कि ख़र्चे को कम करने या सादगी से शादी करने पे कैसे मैनेज किया जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक रिलीजियस तौर पे एक इंस्टीट्यूशन को जो है बढ़ाने का तरीका है, तो उसको रिलीजियस ही रखते हैं। उसमें जो हमें तकाज़े बताए गए हैं सिर्फ सिंपली उसे फॉलो कर देते हैं। अब मैं आपको एक साइकोलॉजिस्ट होने की वजह से एक इजीली वर्केबल सोल्यूशन बताइए। क्योंकि हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, और वो ये है कि जब भी कोई फैमिली ये खर्चे बढ़ा दे तो उस वक्त हमें सोशली उस फैमिली को ये दिखाना है कि उन्होंने कितना बुरा किया, यानी कि उनका बेटा या उनकी बेटी कितने कोई बिलो एवरेज परवान चढ़े हुए बच्चे हैं जिनकी पैकेजिंग पे बहुत काम करना पड़ा है पेरेंट्स को, ताकि वो जो है उनकी शादी हो। के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी आपने बात मीनिंग चेंज, बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए जो मीनिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बहुत मायूब सी बात कहूँगी लेकिन सबको समझ आ जाएगी आसानी से। हर चीज़ का मीनिंग होता है। चंद ऐसी मायूब गालियाँ भी होती हैं जो इशारतन दी जाती हैं, हाथ के किसी इशारे से, आंख के इशारे से। वो तो हाथ का एक अमल होता है या आंख का अमल होता है, उसमें मानी जो है वो मायूब होता है, जिससे पता चलता है जी ये मायूब बात हो गई, क्योंकि मतलब ऐसा छुपा हुआ है। अगर हम शादी में खर्चे बढ़ाने को जो है ना उसमें मीनिंग मायूब अटैच कर दें कि ओ माय गॉड इतना बुरा काम और इतने गए गुजरे बच्चे, तो फिर सब जो है ना फौरन इस पे जो है अमल दरामद करेंगे कि सादगी से शादी बिल्कुल कैसे ठीक हो है। ताकि डॉक्टर लोगों साहब से ये आपका ना कहें, जवाब आ गया। बड़ा तारिक साहब, अफसोस हुआ कि आपने बड़ा खर्चा किया। जी जी जी, डॉक्टर साहिबा ने बड़ी खूबसूरती से ये एक्सप्लेन किया कि आप जो है ना पैकेजिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये बताएं दीन इस्लाम हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है कि हम निकाह को आसान बनाएं, शादी जो है वो आसान हो और इतना नमूदो नुमाइश ना उसमें हो, खर्चा कम हो। तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और आज का उन्वान भी बड़ा इन मानों में दिलचस्प है कि इस एक रिश्ते की निस्बत और ताल्लुक़ से अगर गौर करें तो सारे मुआशरे की बुनियादी असास ही ये है। और दीन इस्लाम के बारे में तो जब हम इस पर गौर व फिक्र करते हैं तो मुसलमानों का अपना इसके बारे में एक राय कायम करना तो एक तरफ, गैर मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं और दानिशवर हैं वो भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि दीन रहमत ने घराने के निज़ाम को इतनी अहमियत दी है, ख़ानदान को इतनी ताज़ीम और तौक़ीर दी है कि यूँ लगता है कि जैसे ये दीन आया ही घराने के निज़ाम को तक़वियत देने के लिए है। और हम सब जानते हैं कि घराने की बुनियाद और असास जो एक रिश्ता हो सकता है वो निकाह का रिश्ता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात के अंदर हमें अमली तौर पर भी और कौली तौर पर भी निकाह की पजीराई बहुत मिलती है, इसकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। और यूँ नज़र आता है कि जैसे मुआशरे के अंदर इस निकाह के डिसिप्लिन को और इस फॉर्मेट को एक बहुत ज़्यादा अंदाज में आसानी फराहम करने का एक जज्बा हमें उसके अंदर नज़र आता है। हर अंदाज से निकाह जो है उसको आसान किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि मुआशरे के अंदर जितनी भी समाजी इल्लतें पाई जाती हैं, मुआशरे की सतह पर किरदार के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से जितनी भी उलझने और परेशानियाँ उसका इंसानों को सामना है, उसकी बुनियाद ही निकाह के रिश्ते को मुश्किल बनाना है। यानी जितना इसको आसान बनाया जाएगा इतना गैर अखलाकी जो सरगर्मियाँ हैं उनके लिए उनकी हौसला शिकनी होती हुई नज़र आएगी। और न सिर्फ ये कि उससे एक मुआशरे के अंदर जो है वो एक पाकीज़गी की फ़िज़ा पैदा होना शुरू होगी, बल्कि एक जो जिसे कहते हैं ना कि दायमी सुकून जो है उसकी तरफ इंसान जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ना सिर्फ फैमिलीज बल्कि जो माशरती बेहतरी है वो भी देखने को मिलेगी। पूरा माशरा जो है उसका ढांचा बेहतर होगा मज़ीद। डॉक्टर साहिबा, आप ये बताइएगा, हम देखते हैं कि आजकल शादी की जो तारीख रखी जाती है उससे 15-15 दिन पहले तकरीबात शुरू हो जाती हैं, कई 7-7 दिन मेहंदियाँ चलती हैं और उसके ब्राइडल शावर चलते हैं, डिशें, महंगे कपड़े, और फिर हम देखते हैं कि गैर ज़रूरी जहेज़ है जिसकी भरमार होती है, शैंडी शलीमा, ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ तक बात उज़ैर खत्म नहीं होती, शादी के बाद भी ये जो तकरीबात है ना चलती रहती हैं। तो ये सब लाजमी क्यों है? देखिए, पहली बात है ये लाजमी नहीं है। आप निकाह की बात करें, निकाह में तो ये है कि जी अच्छा, ये ना किसी चीज़ को क्या चीज़ लाजमी ठहराती है ना, सोशली हम कंफर्म कर जाते हैं किसी भी चीज़ पे, चाहे खा वो सही हो या गलत हो, लेकिन हमें ये बताना है कि जिस चीज़ की हवा चल पड़ी है लाजिम नहीं है कि वो ठीक हो। हवा चल पड़ी है, एक रुख जा रहा है माशरा, तो कोई पहला होगा, कोई दूसरा होगा जो कि कहेगा कि ये लाजमी नहीं है और वो इस पे अमल पैरा होगा। तो जो है इसकी ये वाली पोजीशन कि ये लाजमी है, ये चेंज हो जाएगी। यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत मेहनत लगी है, यहाँ से उतरने में भी बहुत मेहनत लगेगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है कि अब निकाह में हमें ये पता होता है कि ये जो लड़ियों का पर्दा है, फूलों की लड़ियों का पर्दा, तो ये निकाह सेरेमनी है, ये ख़ास कलर का ड्रेस है, इसका मतलब है कि ये निकाह सेरेमनी है। तो हमें ये सारा कुछ जब प्रैक्टिस से ही चेंज करना होगा, ना कर करके अनलर्न करना होगा ये बिहेवियर। बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब। आपकी जानिब आना चाहूँगी, मुझे बताइएगा इस्लाम में जहेज़ और हक महर के हवाले से क्या अहकामात है?
जैसे मैंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में अर्ज़ किया कि दीन रहमत जो है वो इस डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा आसान बनाने के लिए हौसला अफजाई करता हुआ नज़र आता है। अभी आप तज़किरा कर रहे थे मुख्तलिफ़ रसूम व रिवाज के नाम पर ये जो हमने इल्लतें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ली हैं, और मुआशरे के अंदर कोई शख्स जब निकाह के लिए तसव्वुर कायम करता है, कोई घराना ये सोचता है कि इस घर के अंदर किसी बालिग की शादी की जाए, तो एक ना ख़त्म होने वाले चैलेंजेस की एक फ़हरिस्त उसके सामने आना शुरू हो जाती है, और उसको फेस करना और उसको डील करना, उसके लिए अखराजात का तयन करना और अखराजात का तयन करना, ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक मरहला जो है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर आ जाता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के अंदर मौजूद हैं, और असहाब, आप तसव्वुर कीजिए कि आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मैसर हो या हुजूर की सोबत मैसर हो, तो कोई इस उम्मत का फ़र्द जो है अपने आप को कितना खुश नसीब तसव्वुर करेगा। निकाह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी कितनी बरकत का बायस हो सकती थी, लेकिन हमने देखा ज़माना अमन के आलम में भी ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात और अहवाल हमें सीरत में मिलते हैं कि जब हुजूर मदीने के अंदर मौजूद हैं और उस वो 6 मील और 6 मील से 12 मील के दरमियान के फासले की जो एक आबादी है, उसी में ही असहाब रसूल भी मौजूद हैं और हुजूर भी मौजूद हैं, और एक सहाबी ने निकाह करने के बाद हुजूर की मजलिस को इख्तियार किया, और दूसरे असहाब ने जिन्हें उनके निकाह का इल्म था, उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये इशारतन अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह फ़लाँ शख्स ने जो है निकाह करने के बाद आपकी मजलिस को इख्तियार किया, यानी आपके पास आ गया। तो हुजूर ने बजाय इसके कि उस पर यानी नाराज़गी का इज़हार करते, हुजूर ने खुशी का इज़हार किया और कहा कि इसने एक मुबारक काम किया और इसको आसान बनाया। यानी इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हुजूर की मौजूदगी के बावजूद कि उन्होंने हुजूर को भी उसमें उस तरह इन्वाइट नहीं किया, निकाह किया और उसके बाद हुजूर को आके खबर दी और हुजूर ने उसकी हौसला अफजाई फरमाई। इससे हमें ये पता चलता है कि मुआशरे के अंदर निकाह, ये जो हमारे यहाँ एक बड़ा चैलेंज आ जाता है ना, कि वो सारे लोग जिनको ज़िंदगी में हम एक दफ़ा ख़ानदान के नाम पर मिले होते हैं, खूनी रिश्तों के नाम पर मिले होते हैं, दोस्त अहबाब, जानने वाले, वर्क प्लेस पे जो आपके साथ काम करने, यानी दीन इस्लाम में कहीं भी इसके हवाले से कोई हमें पजीराई मिलती नहीं है कि आप अपने सारे खूनी रिश्तेदारों को निकाह के अंदर शामिल करें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है तारिक साहब, आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की और वाकई की रोशनी में ये बताया। डॉक्टर तस्मीरा साहिबा, आप ये बताइए, जिस तरह पहले बात हो रही थी कि ये जो लाजमी है ना, अब इसको चेंज करने का जो है ना वो वक्त आ गया है, तो ये बताएं कि क्या नफ्सियात ऐसी हैं जो कार फरमा होती हैं जिनको तब्दील किया जा सकता है, जिससे ये रस्म रिवाज जो हैं इनका ज़रा खात्मा हो जाए और आसान और सादा तरीके से निकाह को अंजाम दिया जा और सके। उज़ैर, आपकी बात के अंदर से थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी, ये यंगस्टर्स के हवाले से भी बताएगा, जिस तरह आपने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया ना, कि हम उनको कैसे कायल कर सकें कि वो सिर्फ निकाह और वलीमे की तरफ आएँ। अच्छा, हमें पहले हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर देते हैं कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, और उसी में हमें आंसर मिल जाएगा। कौन से वो मुहर्रिकात थे, कौन से वो रीज़न्स थे जिनकी वजह से ये यहाँ तक पहुँची, यानी कि सोशल इन्फ्लुएंसेस ये कहाँ से आए, बरादरी से आए, सोसाइटी से आए, फील गुड इफ़ेक्ट से आए, पैसे की बहुतात से आए, कि किस चीज़ से आए। वही चीज़ें जो हैं हम इस दूसरी तरफ इस्तेमाल कर लेंगे सादगी से निकाह करने की वजह से। अगर सोशल प्रेशर की वजह से ये आया है तो अब हम एक सोशल प्रेशर क्रिएट करेंगे कि सादगी से निकाह कीजिए। अगर किसी लीगल प्रेशर से आया है तो हम लीगली करेंगे। अगर ये हमने कहा है वालिदैन की ख्वाहिश थी, मेरे दिल में तो बहुत अरमान है, मेरे बेटे की एक ही बेटा है उसकी ऐसी, तो अब वालिदैन को हम ट्रेन करेंगे कि अब आप बताएंगे मेरे दिल में बहुत अरमान है कि मेरे बेटे की वो एग्जाम्पलरी शादी हो कि जिसमें बहुत सादगी से वो निकाह होगा और रुखसती होगी। और उसी तरह से बेटी के माँ बाप भी कि अगर वो किसी बोझ के तहत ये कर रहे थे तो अब आप उन पे ये बोझ डाल दीजिए कि आपने ये नहीं करना। जिस सीढ़ी पे चढ़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसी सीढ़ी को इस्तेमाल करें कि हम वहाँ तक पहुँचें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा, ये नजफ ट्रेंड काफ़ी हद तक चेंज भी हो रहा है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो भी शादी करते हैं तो यतीम खानों में डॉक्टर साहब खाना रख लेते हैं यतीम बच्चों के साथ, वो वहाँ पे अपना वलीमा करते हैं। बड़ी अच्छी रिवायत है। ये बताइए, हमारी जो इस्लामी इक़दार हैं, रिवायात हैं, और अगर हम देखें हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी जो शादी है वो एक मिसाल है हमारे सामने। किस तरह से नौजवानों का हम इस तरफ राग़िब कर सकते हैं? देखें, सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसे अल्लाह ने उसवा कामिल करार दिया और ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर
हुजूर की ज़िंदगी से बड़ी नुमायाँ और बिल्कुल वजाहत पर मबनी जो है वो रहनुमाई और रोशनी हम तक पहुँचती है। खुद सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मुतअद्दिद निकाह नज़र आते हैं और हुजूर की शख्सियत से जो हम तक पैगाम पहुँचा उसमें निकाह का जो मामला है इसके अंदर ईजाब कबूल है, एक मुख्तसर सी मजलिस का बर्पा किया जाना है, उसके बाद हक महर है और फिर वलीमा है, रुखसती और वलीमा है। इसके अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं वो आप इसके अंदर इजाफी कर रहे हैं और हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि दीन रहमत जो है उसका मकसूद ही ये है कि इस चीज़ को आसान बनाया जाए और इसे मुख्तसर रखा जाए। इसके अंदर मुख्तसर रखना भी इसके एहतमाम का हिस्सा है। आप खुद देखें कि कायनात की सबसे अजीमुल मर्तबत बेटी, हम सबको ये ख्वाहिश होती है ना कि हमारी बेटियों की जो शादी है वो बड़ी धूमधाम से हो, बड़ी यादगार हो। तो तसव्वुर कीजिए कायनात की सबसे अजीमुल मर्तबत बेटी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो ज़िंदगी है उसके अंदर जब निकाह का मरहला आता है तो हम देखते हैं कि कितनी सादगी के साथ बड़े अच्छे तरीके से आपने ये बताया। और ये जो मिसाल आपने दे दी है ना, अगर हमारे नौजवान इसको स्टडी कर लें, माँ बाप खास तौर पर इसको स्टडी कर लेना तो जिंदगी आसान हो जाएंगी और निकाह भी आसान हो जाएंगे। इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करें। डॉक्टर तस्मीरा आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें रहनुमाई की। हमारी छोटी सी ब्रेक का आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, हो सकता है इसका नाम सुनकर आप भी इसका शिकार हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा कंटीजियस प्रोसेस है जिसका जिक्र सुनकर या इसको देखकर आप भी मजबूरतन वो काम करने लग जाते हैं। बिल्कुल रजब, आप ठीक कह रही हैं, मगर हम आपकी क्यूरियोसिटी को मज़ीद नहीं बढ़ाते और आज हमको बता ही देते हैं कि जमा यानी यॉनिंग की साइंटिफिक रीज़न क्या और इससे जुड़े कुछ ऐसे हकायक जो यकीनन इससे पहले आप नहीं जानते होंगे, हम आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है यंग रिसर्चर नक्श काजी, जो हमें इस हवाले से सारी मालूमात देंगे। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहला सवाल तो यही है, कंटेजियस प्रोसेस क्यों है, क्या इसके लिंक्स हैं हमारी बॉडी के साथ, हार्मोन्स के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि एक आपका कॉन्सेप्ट है कि जी नींद आती है तो जमाई आती है, ठीक है। और किस वजह से जमाई आती है आपके ख्याल में? जब आप ज्यादा थक जाते हो या सोच रहे होते हो मैंने सोना है, तब भी आ जाती है। अच्छा, मजे की बात ये है कि जमाई आती है आपको कि जब आप थक गए हो, एंग्जाइटी का शिकार हो, भूख लगी हो, नींद आई हो, हाँ, और बोर हो गए हो। ठीक, अक्सर आप देखेंगे ना कि लगता है कि अच्छा इंटरेस्ट नहीं है, जमाई आ रही है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ऐसे इशारा भी करते हैं जमाई का कि भाई बहुत बोरिंग बात कर रहे हैं, बहुत बोरिंग बात हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से जमाई आती है। कंटेजियस, भाई ये इतनी कंटेजियस है कि ना पूछें। आपने पढ़ा जमाई तो जमाई आएगी, आपने किसी को लेते हुए देखा तो जमाई आएगी, आपने सुना जमाई का नाम तो भी जमाई आएगी, ठीक है, या इसके बारे में सोच रहे हैं तो तब भी आती है। ठीक है, रिसर्च सेज कि ऐसा होता है। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं नहीं चाहती इस टाइम पर। अच्छा, मजे की बात इसके बारे में ये भी है कि जमाई जो है ना उन लोगों को ज्यादा आती है जो दूसरे लोगों के साथ अपने आप को बॉन्ड करते हैं, इजी, कंफर्टेबल शो करते हैं कि आई एम वेरी कंफर्टेबल विद आपकी यू, और एक अच्छा फैमिली। आपकी सोशल बॉन्डिंग अगर अच्छी है ना, अगर आप एम्पैथी करते हो ना, आप लोगों का एहसास करते हो, दर्द समझते हो, तकलीफ समझते हो, उनके साथ बॉन्ड करते हो, अच्छा, तो ये चीज़ जो है ये आपकी यॉर्निंग से भी नजर आती है। ठीक है, किसी को आ रही है और आपको भी आ रही है ना, इसका मतलब है एक दफ़ा की बात नहीं है, फ्रीक्वेंटली ऐसे होता है। क्योंकि आप उसका वो फील कर रहे हो। जब आप एम्पैथी करते हो ना, तो आप अगले का वो फील करते हो, हाउ अदर फील। और तभी हमने देखे फैमिली में जब आप ज्यादा बैठे हो या फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, तब ये आप ज्यादा। अच्छा, मजे की बात ये एनिमल्स भी करते हैं, ठीक है। आप कभी देखा हो कैट्स को वाइड मुंह ओपन कर। अच्छा, जब हम जमाई लेते हैं तो जमाई में हम क्या करते हैं, हम ना बड़ा सा मुंह खोलते हैं, सांस लेते हैं खूब सारी अंदर, हवा भर लेते हैं, हाँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज करते हैं। दैट इज हाउ वी यॉर्न, ठीक है। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आपका, आसान लफ्जों में बताओ ना, दिमाग ठंडा होता है, ठीक है। अच्छा, दिस इज अ मैकेनिज्म जिससे आपके ब्रेन कूल होता है। तो जिस टाइम पे आपको जरूरत पड़ती है ना ब्रेन को कूल करने की, आप देखो अगर ये सिर्फ सोने की निशानी है तो सो के उठते हैं तो फिर जमाई क्यों लेते हैं? कई लोग तो 8-10 घंटे सो के भी जमाइयां ले रहे होते हैं, क्योंकि आप ज्यादा थक जाते हैं। क्योंकि जमाई लेके ना आप अपने ब्रेन को शिफ्ट भी कर रहे होते हो। समटाइम्स आप नींद में जाने के लिए, अलर्टनेस से नींद में जाने के लिए, जब नींद आ रही है तो फिर थोड़ा जमाई ली और फिर आप रिलैक्सिंग मोड में आ गए, और कभी कभी नींद से जागने के लिए, अलर्ट होने के लिए आप एक जमाई लेते हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा नक्श, हम देखते हैं कि लोग ना अंगड़ाई लेते हैं, सो के उठते हैं तो वो कहते हैं हम बड़ा फ्रेश हो गए हैं, ये
इसका कोई जिस्मानी सेहत के साथ लिंक है, कोई फ़र्क पड़ता है, कोई ज़हनी सेहत में कोई बेहतरी आती है, कोई नशोनुमा में? बिल्कुल। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जमाई वो मतलब एक ऐसा रिफ्लेक्स है कि ये एक इंसान में, आप सोचो कि जो बच्चा है ना, जो बच्चा माँ के पेट में 11वें वीक में जमाई लेता है। मत कहना कि वो भी लेता है। जी, वैसे तो बच्चों को हम नहीं लेते, देखा भी है। दैट इज व्हाट इज प्रूवन कि जो फीटस होता है ना, वो भी यौन लेता है 11th वीक में माँ के पेट में। वैसे तो नक्श कहा जाता है किसी भी चीज की ज्यादती जो है ना वो खतरनाक है और नुकसानदेह है। तो जमाई की भी क्या ज्यादती कोई बीमारी की तरफ तो इंडिकेशन अगर नहीं आपको देती? बहुत ज्यादा आ रही है ना, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर बहुत ज्यादा आती है, बिकॉज प्रोबेबली ये ब्रेन से, ठीक है, आपकी स्लीप से ये रिलेटेड हो सकती है, फिटीगनेस से, थके हो बहुत ज़्यादा, बहुत काम लेटली किया है। देखो, जब भी आप अपने बॉडी को ज़्यादा पुश करते हो ना किसी एक तरफ, तो यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। बहुत थका दिया है तो भी हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत थका दिया या बहुत दिखा दिया है। हम जो स्क्रीन पे व्यूज आ रहे हैं ना, मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी जमाई मुझे लग रहा है मुझे भी जमाई आ रही है उसे देख के। ऑडियंस से ये जरूर पूछें कि ये सेगमेंट देते हुए कितनी दफ़ा उन्होंने जमाई ली है। हाँ, ये भी आप फीडबैक में शामिल कर लें, ये भी आपने हमें बताना है। अच्छा नक्श, मुझे ये बताइए कि इसके बेनिफिट्स भी हैं कोई? मतलब ठीक है, हमें नींद आ रही है, हम ले रहे हैं जमाई, महफिल में किसी ने ले लिया तो ले रहे हैं, थकावट की निशानदेही वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? और साथ ही सोशल एक्सेप्टेंस क्या है इसकी? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, जमाई जो है ना, एक ये नेचुरल रिफ्लेक्स है, आती है, सबको आती है। ये एक मिथ है कि अगर कोई कहे ना कि हम रोक लेते हैं, हम नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। वो ये हम कर सकते हैं कि हम जरा दबा लेते हैं थोड़ी, ठीक है ना, जरा अगर पब्लिक गैदरिंग में दांतों को जकड़ लेना ताकि ये मुंह ना दांतों को जुम्बिश कम दे लेते हैं थोड़ी थोड़ा बड़ा सा मुंह नहीं खोल के करते हैं, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है, जमाई ले लेते हैं। बिकॉज दिस इज अ वे जिससे आपके दिमाग ने ठंडा होना है, ठीक है। एक और स्टडी कहती है, एक और रिसर्च ये कहती है कि जब आप यौन करते हैं, जब आप जमाई लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो आपका इनटेक ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने एकदम से जो इनटेक की है, इनहेल ज़्यादा किया, इनहेल किया है, जो आपने इनहेल किया है, तो आपने ऑक्सीजन ज़्यादा ली और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हुई, ठीक है। इससे आपके ब्रेन को भी मिली ऑक्सीजन, ठीक है, और आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा हुआ, ठीक है। तो इट इज़ अ नेचुरल मैकेनिज्म एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। इतनी हवा का इनटेक करके लोग ब्लोटिंग तो नहीं फील करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नेचुरल है ना, मतलब आप उसको फेक थोड़ी कर रहे हो, ठीक है, फेक थोड़ी कर रहे हो, वो तो आपका नेचुरल प्रोसेस है और ज़रूरी भी है। देखो, हर चीज़ ज़रूरी है, दैट इज़ वाई इट एग्जिस्टेड, ठीक है। एनिमल्स की हमने बात की थी। एनिमल्स जो है ना, सिर्फ इसीलिए यौन नहीं करते कि वो थके हुए हैं या कोई बोर हो गए, उन्होंने क्या बोर होना है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स जो है ना, इसलिए भी यौन करते हैं कि वो अपनी धाक बिठाना चाहते हैं। आपने कभी देखा शेर को बड़ा सा मुंह खोल के यौन? मैंने देखा ना एक टेलीविजन में, निजी तो चैनल पे। जाके लाइव क्यों नहीं देखती? सफारी पार्क भी है, वहां जाके देखिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें थैंक यू बोल देना चाहिए नक्श को, क्योंकि नहीं तो इससे पहले मुझे जमाई आ जाए। तो नाजरीन, अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, अब हमारा जो इस वक्त का सेगमेंट है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही ख़ास है। अगर सेगमेंट हमारा ख़ास है तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मेहमान भी ख़ास तरीन ही होंगे इसमें। बिल्कुल, और उस मेहमान पे जो हमने रिपोर्ट तैयार की है वो भी बहुत ख़ास है, दिलचस्प। तो आज हम खुद अपनी ज़ुबान से तारुफ नहीं करवाएंगे, आप वो रिपोर्ट देखें, वो मुलाहिजा करें, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानें और वहीं से आपको उनका तारुफ मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। So let's have a look. पाकिस्तान की नामवर सियासतदान, माहिर तालीम और समाजी रहनुमा सहर कामरान कराची में पैदा हुई। उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की। 1986 में पीपल्स पार्टी का स्टूडेंट विंग ज्वाइन किया और पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से बाकायदा सियासत का आगाज किया। 1987 में वो कराची यूनिवर्सिटी में PSF के गर्ल्स विंग की सदर मुंतखब हुई। सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खुद को एक मुतहर्रिक और सरगर्म कारकुन के तौर पर मनवाया। 1999 से 2013 तक सऊदी अरब में तालीम के शोबे में खूब नाम कमाया और आलमी सतह पर खुद को तस्लीम कराया। सऊदी अरब में 14 साल क़याम के दौरान तालीम और समाजी कामों में पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर 2011 में उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड तमग़ा इम्तियाज से नवाजा गया। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दुबई से पाकिस्तान आई। शहीद मोहतरमा के शाना बशाना खड़ी हुई और सानहा कारसाज में जख्मी भी हुई। 2012 में पहली बार सेनेटर मुंतखब हुई। पाकिस्तान की खिदमत के लिए सऊदी अरब से अपना सब कुछ छोड़कर मुल्क वापस आई। पार्लिमानी और सियासी महाज पर जिद्दोजहद शुरू की। 6 साल सेनेटरशिप के दौरान सहर कामरान सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा,
दिफाई पैदावार, खारजा उमूर, विफाकी तालीम व पेशा वाराना तरबियत, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंसानी हुकूक की फंक्शनल कमेटी की रुकन रहीं और अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। पाकिस्तान और रशियन फेडरेशन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने से मुतालिक बेहतरीन खिदमात पर रशियन फेडरेशन की जानिब से 2018 में उन्हें अवार्ड ऑफ कोऑपरेशन से नवाजा गया। गैर मामूली कारकर्दगी पर हालिया इलेक्शन में सिंध से वो खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुई। सहर कामरान इस वक्त कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी की रुकन हैं और इदारों की निजकारी से मुतालिक अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। तो रिपोर्ट देख के आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सहर कामरान साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सहर कामरान साहिबा। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मैं तो आई वाज सो इमोशनल टू सी यू। देखिए हमने माजी के दरीचों से कुछ वो जो पिक्चर्स हैं आपकी वो निकाल के दिखाई, आपका काम कैसा लगा फ्लैशबैक्स में? ऐसा लगा कि बहुत सारे साल बस चंद लम्हों में जी लिए, इतना खूबसूरत पैकेज। अच्छा सहर साहिबा, हमें ये बताइए आप लोगों की सियासी पार्लिमानी मसरूफियात, वो ज़िंदगी, ये तो लोग देखते ही रहते हैं और उनको पता होता है कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। ये बताएं कि निजी लाइफ कैसी होती है, क्योंकि ये लोगों के सामने नहीं आती, तो लोग इस बारे में भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो सियासतदान हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, पार्लियामेंट में देखते हैं, ये अपनी निजी जिंदगी को किस तरह लेकर चलते हैं, किस तरह से चीजें मैनेज करते हैं। और रुज़ैर सबसे इम्पोर्टेंट चीज सहर साहिबा ये भी बताएगा कि घर वालों के लिए टाइम मैनेज कैसे करती हैं। अच्छा, आर्ट ऑफ बैलेंसिंग मैं समझती हूँ ख़वातीन के पास जो है ना सबसे जो खूबसूरत हुनर होता है वो आर्ट ऑफ बैलेंसिंग होता है। लेकिन इस वक्त तो मेरे साथ थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो हैं इस वक्त यूके में हैं अपनी तालीम के लिए, और मेरे हस्बैंड जो है वो स्टिल सऊदी अरेबिया में है। एंड मैं शादी होकर सऊदी अरेबिया गई थी, सो आई लिव्ड देयर फॉर अबाउट 20 इयर्स। और उसके बाद जब मैं इधर वापस आई हूँ तो बट एग्जैक्टली वी स्टे कनेक्टेड। एक तो जो है वो मैं अपनी नींद कम करती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ हमारी जो है डेली कम्युनिकेशन होती है, फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं। कभी मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, कभी मैं ट्रिप कर लेती हूँ, कभी बच्चे। और बस ये कि अब बच्चे माशाल्लाह तालीम के, बेटी यूनिवर्सिटी चली गई थी, उसके बाद में सेनेटर मुंतखब हुई, तो एग्जैक्टली जो एक अर्ली टाइम था वो बच्चों के साथ बहुत क्लोज रहा, और अब भी वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। सहर साहिबा ये बताइएगा कि अभी आपने अपने शौहर का जिक्र किया, तो हमें और हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज हो के लव हुआ? नहीं, लव हो के अरेंज हुआ। जबरदस्त, खूबसूरत। बहुत खूबसूरत जवाब दिया। वी आर कजन्स ऑल्सो। और मेरे हस्बैंड जो एनईडी यूनिवर्सिटी में थे व्हेन आई वेंट टू कराची यूनिवर्सिटी, तो हमारी एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और मुझे बड़ा एक समझती हूँ ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इतने साल गुजरने के बाद भी हमारी जो एक आपस की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो ट्रस्ट है, जो कनेक्टिविटी है, और वो वैसी ही है। मुझे पता नहीं लगा टिपिकल हस्बैंड एंड वाइफ कैसे होते हैं। वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। क्या बात। अच्छा सहर साहिबा ये बताइए, आपने जिस तरह से खुद बताया कि जिंदगी के 20 साल सऊदी अरब में गुजरे हैं आपके, तो खानों की भी अगर हम बात कर लें, अभी कराची के भी खाने हैं और साथ हम देखते हैं कि सऊदी अरब के भी, आप अरेबियन डिशेस में भी माहिर हैं, और आपको पसंद कहाँ के खाने हैं ज़्यादा, कराची के या फिर सऊदी अरब के? अच्छा, मैं जो है बना तो सब कुछ लेती हूँ, लेकिन ये कि आई बिलीव कि चैलेंज दे सकती हूँ कि मुझसे अच्छे पाए, निहारी, बिरयानी शायद कोई नहीं बना सकता, मुझसे अच्छी खीर कोई नहीं बना सकता। अच्छा, यानी ये आपका चैलेंज है कि आपसे अच्छी खीर कोई नहीं बना सकता? पसंद करती ना, बिल्कुल 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 चैलेंज। तो सहर साहिबा कभी इस तरह होगा कि मैं खाना बड़े शौक से, पार्टी लीडरशिप ने या किसी इजलास में, पार्टी के इजलास में आपको फरमाइश आई हो लीडरशिप की तरफ से, टॉप लीडरशिप की तरफ से, कि खीर आएगी तो वो आपकी तरफ से ही आएगी?
अच्छा, वो एक्चुअली इतना वो नहीं होता कि मतलब कि लीडरशिप के पास अब की लेके जाए। लेकिन ये कि कोई ना कोई गेट टुगेदर। ये था कि जब मैं सऊदी अरेबिया में थी तो मेरे घर से जो है वो अगर जो आते थे लोग उम्रा पे या हज पे तो फूड सप्लाई रहती थी, और मेरे घर की दाल चावल भी बहुत सबको पसंद थी। तो यानी जब सब लोग वो हो जाते थे होटल्स के खाने खा कर के तंग, या जो है अदरवाइज सहर साहिबा आपके पास ना किस्से बहुत सारे होंगे, हमें ज़रा बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के साथ आप बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, बहुत सर्व किया है और अभी भी कर रही हैं। बताइएगा कि कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो आप शेयर और करना बीबी चाहें। शहीद के साथ आपका सफ़र कैसा रहा, कोई यादगार किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें तो। बहुत खूबसूरत, और मैं अपने आप को इस लिहाज से बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी उम्रा जो है उसमें भी मुझे उनके साथ जो है उम्रा करने का मौका मिला। और जब वो 18 अक्टूबर को 8 साल जो है वो अपनी जलावतनी ख़त्म करके 18 अक्टूबर 2007 को वापस आई, तब भी मैं उनके साथ थी। और मैं एक बहुत खूबसूरत मतलब उनकी बीबी का जो बिलीफ था नंबर 9 पे, जब वो उम्रा करके हम आए तो बीबी ने कहा, आई एम ग्लैड वी हैव परफॉर्म उम्रा टुडे इज़ 18 1 and 8 9 and 9 इज़ माई लकी नंबर। वो 18 जून 2007 था। और उसके बाद फिर जब मैं उनके साथ आई, वो सफ़र भी बहुत खूबसूरत था क्योंकि इतनी मोहब्बतें थीं और इतना जो है वो एक जो है ना, आप ये सोचे कि पाकिस्तान वापस आने के लिए जो जज्बात थे, और बीबी जो है कितनी पुरअज़म थी पाकिस्तान के लिए। कहती थी, लोग कहते हैं कि बेनज़ीर आएगी रोज़गार लाएगी, उनकी पूरा एक उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। और वो इतने खूबसूरत हम उस सफ़र में आए, और फिर वो अनफॉर्चुनेट और जो हादसा हुआ उसमें मैं भी इंजर्ड हुई, और वो हमारे तकरीबन 155 जो है वो शहीद हुए पीपल्स पार्टी के जियाले। और फिर भी बीबी का जो अज़म था ना, बीबी से हर लम्हे सीखा है। और उनके साथ तो मैं समझती हूँ कि जितना भी बात करूँ वो कम है, और बस वो एक दफ़ा जो है वो जो है बात भी कर लेती थी तो बहुत अच्छा लगता था, हक कर लेती थी। बेशक बेशक। सहर साहिबा, बड़ी बहुत सी आपकी यादें उनके साथ हैं, बड़ी खुशगवार। आपने अभी भी एक बात शेयर की। अगर हम बीबी की बात करें तो उनकी सियासत के तो सारे ही मोतरफ थे और आज भी मिसालें दी जाती हैं। आप ये बताइए, अगर हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करें थोड़ा सा, तो जो अब माजी की सियासत थी और अब जो मौजूदा सियासत चल रही है, आप इससे सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं? देखिए, अब जो पोलराइजेशन है ना, वो मुझे बहुत तकलीफ देती है। देखिए, माजी में भी थी, लेकिन ये कि फिर भी मैं समझती हूँ कि मैंने तो पीपल्स पार्टी से मैं कहूँगी कि मेरा रोमांस है, इसलिए कि मैंने इस पार्टी से बहुत कुछ सीखा, बीबी शहीद से बहुत कुछ सीखा, और हम एक फैमिली की तरह थे। इतनी एक डीप कनेक्टिविटी थी कि कभी ये नहीं सोचा था कि किसके पास गाड़ी है, किस कहीं जा रहे हैं, या हम जाते थे लड़काना तो कौन अरेंज करेगा, कहाँ रहना है, यानी सब एक फैमिली की तरह थे, बहुत क्लोज आज भी। लेकिन अब ये लगता है कि थोड़ा सा जो है ना वो वाला माहौल ही लगता है, स्पेशली आज की सियासत में जितनी पोलराइजेशन है और जितना एब्यूज़ेस हैं वो बहुत तकलीफ देते हैं। मैं समझती हूँ हमने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन बहुत कुछ हासिल करना है। तो ये बिल्कुल ठीक है सहर साहिबा, ये ज़रा इस बारे में हमें आगाह कीजिएगा। ये आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अंदाज़ा ये है कि अदलिया के 40% मुकदमात आईनी बेंचों को मुंतकिल होंगे, जिससे 20 लाख से ज़ायद केसों से साइलीन को इंसाफ की फराहमी जल्द मुमकिन होगी। क्या नस्ल दर नस्ल जो केसेस चलते थे, अब वो बात किस्सा पारीना बन जाएगी? देखिए, ये बहुत अहम है। आप देखें, पाकिस्तान का शुमार जो है 142 ममालिक में हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो 1 से 30वें नंबर पे हमारी रैंकिंग है, और दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। तो जहाँ पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में शहीद कर दिया जाए और 2024 में आके बताया जाए कि जी उनको इंसाफ नहीं मिला, तो जहाँ पर जो है यूसुफ गिलानी, मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स की बात कर रही हूँ, उनको बरतरफ किया जाए और 2024 में आके अतर मिनुल्लाह कहें कि जी वो गलत था, तो आम आदमी को आप ये देखें वो तो अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं वकीलों को फ़ीस देते हुए, अदालतों के चक्कर काटते हुए, और उनके मामूली केसेस के फैसले नहीं होते। मैं समझती हूँ ये बहुत अहम जो है लेजिस्लेशन है, और इसकी बात आज नहीं, इसकी बात जैसे कि चेयरमैन बिलावल ने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में इसका खाका पेश किया। फिर 2006 में जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ तो पिछले तजुर्बात तो थे, ये नहीं पता था कि 2024 में कौन चीफ जस्टिस होगा, तो इसको शख्सियात और
और वाक़यात से अलग करके देखें तो ये बहुत अहम लेजिस्लेशन है, बिल्कुल अहम लेजिस्लेशन है। अच्छा सहर साहिबा, ये भी बता दीजिएगा कि पहले हम देखते थे कि मोअज़्ज़िज़ जज ही जज हजरात को तैनात करते थे और निकाला भी करते थे। अब इस हवाले से एक पूरा मैकेनिज्म नया बना दिया गया है। सवाल उठता है कि क्या बाकी दुनिया में भी जजेस की अपॉइंटमेंट का यही तरीक़ेकार राइज है? जी, ज़्यादातर ममालिक में जजेस की तैनाती या तो पार्लियामान करती है या जिस तरह से हमारे यहाँ के पार्लियामान और एग्जेक्टिव्स इनकी एक मुश्तरका कमेटी होती है और वो करती है। ये कहीं नहीं होता है कि जजेस अपने आप को खुद ही बना कह जी मैंने अपनी अपॉइंटमेंट कर ली। देखिए हर शोबे में हर शख्स की अकाउंटेबिलिटी होती है और यही तरीक़ेकार होता है मेयार रखने का। तो ये तो कहीं नहीं होता कि जी बस अब मेरी बारी फिर तुम्हारी बारी फिर उसकी बारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये एक हेल्दी कंपटीशन भी होगा कि जजेस भी अपनी कारकर्दगी पे देखेंगे, वरना तो देखें ना जजेस तो 2 महीने की छुट्टी पे चले गए, अभी गर्मियों की छुट्टियां, अभी सर्दियों की छुट्टियां, अभी जो है कॉज लिस्ट नहीं लगी, केस के फैसले आ गए, अभी जो है वो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, पॉपुलर केसेस के ऊपर आप जो है रिमार्क्स दे रहे हैं। तो मैं समझ रही हूँ हमारी जो तारीख थी कि जजेस जो है वो टमाटर की कीमतें मुकर्रर करें, टावर गिरा दें, जो ह्यूमन जो फैक्टर है उसको बिल्कुल सहर कामरान साहब आप ठीक बता रही हैं। आपको कता कलामी की माजरत, वक्त हमारे पास खत्म हो गया है आपके वक्त, और बिल्कुल हमने देखा कि मिस यूज ऑफ पावर हुआ और उसकी वजह से ये जो तरमीम है ये भी लानी पड़ी और जो फिर इख्तियारात हैं उनको भी महदूद करना पड़ा। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ ही मुझे और नजफ को दीजिए इजाजत, कल इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।